Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Biology Crack. Please like and share the video and also subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। हमने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस कर ली थी। अब जो हम मूव करेंगे वो हमारे पास होगा रिलेशनशिप ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 एंड उसका जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। कि जो बायोलॉजी है ये साइंस की एक ब्रांच है ना, तो जो और साइंस की ब्रांचेस हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं दूसरी साइंसेस, दूसरी ब्रांचेस जो है साइंस की, उनका बायो के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, तो हमने उन्हीं को डिस्कस करना है। हम बायोलॉजी जो है अकेली नहीं पढ़ सकते विदाउट द हेल्प ऑफ अदर ब्रांचेस। ठीक है, और इसी रिलेशनशिप को जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के दरमियान में मौजूद है उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटर मीन होता है बिटवीन, डिसिप्लिन मीन सब्जेक्ट। जैसे बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इनको हम डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस इट्स मीन जो साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट उसके जो हमारे पास ब्रांचेस हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप मौजूद है। ठीक है, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इनको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो लफ्ज है मैं दोबारा बता देता हूं। इंटर मीन होता है बिटवीन, बिटवीन, डिसिप्लिन मीन सब्जेक्ट्स, और साइंस का मतलब हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके बिटवीन, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, दिस इज नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इसका मतलब यह है कि हम बायो को केमिस्ट्री की हेल्प के बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते। हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, तो हमें केमिस्ट्री का जो है वो स्पॉट लेना पड़ता है। सेम इसी तरह फिजिक्स का स्पॉट लेना पड़ता है, सेम इसी तरह हमें मैथ्स का भी स्पॉट लेना पड़ता है। तो डिफरेंट साइंस की हेल्प लेके हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। जैसा कि बायो का जो फिजिक्स के साथ रिलेशन है वो हम कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे, बायोफिजिक्स। ठीक है, एक्चुअली हम करेंगे क्या, फिजिक्स के रूल्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, मतलब यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो इट्स मीन हमने फिजिक्स के वो रूल्स और प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल है। सारी फिजिक्स नहीं पढ़ लेनी बायोफिजिक्स के अंदर। बायोफिजिक्स के अंदर हमने सिर्फ वो चीजें कवर करनी है जो बायो के लिए जरूरी है या बायो के लिए एप्लीकेबल है। सेम इसी तरह हम केमिस्ट्री के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ताकि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको डिस्कस कर सकें। सेम इस तरह मैथ्स के वो टूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए जरूरी है वो हम डिस्कस करेंगे बायो मैथमेटिक्स में या बायोमेट्री के अंदर। उसी तरह जियोग्राफी जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको भी हम यूज करते हैं बायो के अंदर, तो वो बनेगा बायो जियोग्राफी। सेम इसी तरह इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी में जरूरी होता है। ठीक है, और इस ब्रांच का नाम बन जाएगा बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट इज टू सिंपल, कोई इसमें कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और इन्हीं जो बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, इनको हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, स्टार्टिंग विद बायोफिजिक्स। अब इसमें जो बायोफिजिक्स है इसको आप नजर आ रहा है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि हमने फिजिक्स के वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स डिस्कस करने हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल है। सारी फिजिक्स यहां पे नहीं पढ़ लेनी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट डील्स विद द स्टडी, जो बायोफिजिक्स है ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स।
बायोफिजिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे फिजिक्स के विच आर एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल है, जो अप्लाई होते हैं टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस पे एप्लीकेबल होते हैं। तो इसकी हम अगर एग्जांपल नहीं पढ़े तो ये बात कंप्लीट नहीं होती। तो अगर आपको आता है डिफाइन बायोफिजिक्स एग्जाम के अंदर, तो आपको डेफिनेशन इसी में इस तरह हेडिंग बना के लिखनी है और उसकी एग्जांपल भी देनी है। एग्जांपल क्या है, कहते हैं देयर इज अ सिमिलैरिटी between working principle of liver in physics and limbs of animals in biology। अब limbs क्या होते हैं बेटा, limbs होते हैं अपेंडिज। अपेंडिज मींस हमारे पास जो ये जैसे आर्म है, ठीक है, सेम इस तरह लेग्स है, दीज आर कॉल्ड लिम्स, ये हमारे लिम्स है, ठीक है। जो बाजू है इनको बोलते हैं अपर लिम्स, क्योंकि ये ऊपर है, अपर लिम्स। और जो लेग्स है क्योंकि वो नीचे है तो उनको बोलते हैं लोअर लिम्स। तो लिम्स आपको समझ आ गया वो क्या होते हैं। और लिवर, ये वाला जो सेटअप बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड लिवर। अब कहते हैं जैसे फिजिक्स के अंदर लिवर काम करता है, सेम इसी तरह बायो के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिम्स है उसी प्रिंसिपल पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो अगर हमने लिम्स की मूवमेंट को समझना है तो हमें जो है लिवर की फिजिक्स को समझना पड़ेगा। लिवर अगर हमें समझ आ जाता है तो हम बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिम्स की मूवमेंट को समझ सकते हैं। विदाउट फिजिक्स हम इस मूवमेंट को नहीं समझ सकते। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखें, जैसे ये नीचे एक सेटअप पड़ा है जिसको बोलते हैं फुलक्रम, ठीक है। अब आपको पता है ये बिल्कुल जैसे एक झूला होता है ना, वैसे है। आप देखिए इस साइड पे लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा मीन फोर्स ज्यादा है, और इस साइड पे फोर्स जो है वो कम है। तो जिस साइड पे फोर्स ज्यादा है, लिवर उस साइड पे मूव कर रहा है, मींस डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सेम इसी तरह अब लिम्ब पे आ जाए। बेटा लिम्स में ये जो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है ना, ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जैसा कि फुलक्रम काम कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि लिवर, फिजिक्स के अंदर जो लिवर फुलक्रम पड़ा हुआ है सेम वैसे वर्क करेगा। अब देखें, अगर ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो मसल्स है, जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मसल्स होते हैं, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जनरेट होगी फोर्स, यहाँ पे जनरेट क्या होगी, फोर्स होगी। तो मतलब इस साइड पे फोर्स ज्यादा हो चुकी है, तो बाजू आपको पता है ऊपर की तरफ जो है वो उठना शुरू हो जाएगा, बेंड होना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है जो हमारे फोर आर्म में है, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्स यहां पे इंक्रीज हो जाएगी, तो ये जो बाजू है ये डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे पास लिम्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह काम कर रहे हैं जैसे फिजिक्स के अंदर लिवर काम करता है। तो इसीलिए हमें बायोफिजिक्स पढ़नी पड़ती है, मतलब फिजिक्स के कुछ रूल्स समझने पड़ते हैं ताकि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में आसानी हो। तो इसका मतलब बायोलॉजी अकेली हम नहीं पढ़ सकते, हमें दूसरे ब्रांचेस का सहारा लेना पड़ता है साइंस के। अब हमने बायोफिजिक्स तो डिस्कस कर ली, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। अब जो बायोकेमिस्ट्री है इसके अंदर भी वही है कि हमने केमिस्ट्री उतनी ही पढ़नी है जितनी हमें बायो को समझने के लिए चाहिए। अब केमिस्ट्री होती क्या है, पहले ये बात डिस्कस कर लेते हैं। आप केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम जो है रिएक्शंस पढ़ते हैं, ऐसे है ना, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पढ़ते हैं, किसी भी चीज की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही ना, कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, कोई भी चीज है, उसके हम रिएक्शंस, उसकी कंपोजिशन के, वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं वाटर। अब वाटर की केमिस्ट्री का क्या मतलब होगा, पहली बात है कि भाई वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो आपने देखा होगा एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए मैंने आपको इसका क्या कंपोजिशन एक तो बता दी कि ये किस चीज से मिलकर बने। अब हमें पता चल गया कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, ये कंपोजिशन है, राइट। ये कंपोजिशन बन गई वाटर की। स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको नजर आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का है, ऐसी ना। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपको पता है वाटर जो होता है वो टेस्टलेस होता है, ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है, इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती, मतलब कोई खुशबू वगैरह नहीं होती, इसका कोई कलर नहीं है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है।
अब इसका रिएक्शन क्या है कि ये डिफरेंट सब्सटेंस के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। तो ये वाटर की हम केमिस्ट्री इस तरह क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर ये चार चीजें मेनली क्या होती है, डिस्कस होती है। तो मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री होती क्या है। अब बेटा केमिस्ट्री जो है ये इसका नॉलेज होना जरूरी है ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सके, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। हमने डिस्कस किया था जैसे वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का 70% जो पार्ट है वो वाटर से बना हुआ है। तो जरी सी बात है हमें वाटर की केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके रिएक्शंस कैसे हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होती है। सेम इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इनके रिएक्शंस भी हमें पढ़ना जरूरी है। सेम इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, बेटा उनकी स्टडी जो है वो हम कौन सी ब्रांच में करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में करेंगे, राइट। अब जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, खुराक बनने का अमल। तो जाहिर सी बात है ये केमिकल रिएक्शन है। तो बेटा इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें केमिस्ट्री के वो रूल्स हमने जो है डिस्कस करने हैं जो बायो को समझने के लिए जरूरी है, राइट। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं बेटा उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म है क्या, सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं। all reactions occurring in living organisms, जितने भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज चेंज। इसका मतलब क्या होता है, चेंज होना। ये भी एक ग्रीक वर्ड है और मेटाबॉलिज्म का मतलब है चेंज होना, तब्दील होना। अब बेटा देखिए हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, उन्हीं रिएक्शंस की वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हमें एनर्जी मिलती है, हम मूव कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। तो जरा सी बात है अगर हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी फौरन, हम जी नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी में फिर कोई चेंज भी नहीं आएगी, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो एक्चुअली जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है। तो इसलिए हमने जितने भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उसके लिए हमने ग्रीक वर्ड यूज किया है मेटाबॉलिज्म। तो आपने मेटाबॉलिज्म को भूलना नहीं है। जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का देते हैं। और इसी मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमें किसका सहारा चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए। एंड दैट्स कंप्लीट द बायोकेमिस्ट्री। नाउ कम्स टुवर्ड्स डेफिनेशन। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे हम, एंड प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस की केमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं। कहते हैं वो कंपाउंड्स और वो रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उनकी केमिस्ट्री की हमने स्टडी करनी है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बाकी और किसी रिएक्शंस की नहीं करनी, सिर्फ उन रिएक्शंस की जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मीन रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है रिएक्शंस। The basic metabolism of photosynthesis and respiration involves a knowledge of chemistry। कहते हैं अगर आपने photosynthesis and respiration की मेटाबॉलिज्म इन उनके रिएक्शंस को समझना है तो आपको जो है केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। और आपको पता है ये जो फोटोसिंथेसिस है एंड रेस्पिरेशन है ये ऑर्गेनिज्म के अंदर फंडामेंटल प्रोसेस है, जरूरी प्रोसेस है। तो इनको समझे बगैर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्ली नहीं समझ सकते। तो दैट्स व्हाई हमें केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। Okay, now comes towards another branch that is biomethematics कि हमने बायो के अंदर मैथ्स के टूल्स भी यूज करने हैं। ये थोड़ी सी बात हैरान कुन है कि हाउ मैथ किस तरह यूज होगी हमारे पास बायो के अंदर। बेटा बायोस के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारी जो है एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। हमने साइंस का, ये साइंस की ब्रांच है ना, तो साइंस का नॉलेज जो है वो 3 चीजों से आता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक्सपेरिमेंट से फिर लॉजिकल कंक्लूजन हम जो है वो निकालते हैं, ऐसी है। तो जब जहां पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो बेटा एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद हमारे पास कोई ना कोई डाटा आता है, राइट। उस डाटे को एनालाइज करने के लिए, उसको जांचने के लिए कि हमारा रिजल्ट सही है या गलत है, तो बेटा हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स में ही हम कैलकुलेशन करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने 100 जो है वो स्पेसिमेन लिए, 100 प्लांट्स लिए फॉर एग्जाम्पल, ऐसे 100 प्लांट्स लिए। जब मैंने एग्जांपल पिछले लेक्चर में बताई थी वहीं से डिस्कस कर लेते हैं।
मैंने 100 प्लांट्स लिए और मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि जो सनलाइट है वो जरूरी है प्लांट के लिए। प्लांट्स जो है सनलाइट में ही ग्रो करते हैं, वैसे नहीं करते। तो मैंने क्या किया, इनके दो ग्रुप्स बना दिए। 50 को मैंने जो है वो डार्क रूम में रख दिया, अंधेरे में रख दिया, और 50 को मैंने जो है वो सनलाइट के अंदर रख दिया, सूरज की रोशनी के अंदर उसको रख दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि वो प्लांट्स जो मेरे पास सूरज की रोशनी में पड़े हुए थे वो सारे के सारे ग्रो कर गए, 50 के 50 ग्रो कर गए, और डार्क में जो पड़े हुए थे वो ग्रो नहीं किए 50 के 50। अब मैं इनकी परसेंटेज निकालूंगा कि मेरा रिजल्ट कितना करेक्ट है। जो मैंने बात की थी कि सनलाइट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है, ये जो मैंने बात की थी ये कितनी सही है। अब देखिए, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास ये डाटा आ गया कि मैंने टोटल 50 प्लांट लिए थे जो मैंने सूरज की रोशनी में रखे, और 50 के 50 ग्रो कर गए। तो 50/50 आएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज मेरे पास क्या आएगी, 100%। तो इसका मतलब जो मैंने बात की थी कि प्लांट्स के लिए सनलाइट जरूरी है, ये मेरी बात 100% क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, परसेंटेज निकाल रहा हूँ या रेशियो निकाल रहा हूँ, बेटा ये किसके टूल्स हैं, ये मैथ के रूल्स हैं। तो मतलब मैथ के रूल्स की, मैथ के टूल्स की बायो के अंदर जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेम इस तरह जो मैंने डार्क रूम में रखे थे वो सारे के सारे ग्रो नहीं किए, फॉर एग्जांपल, तो मैंने 50 टोटल प्लांट लिए थे और 50 के 50 ग्रो नहीं किए, तो इसका भी रिजल्ट क्या निकला, 100%। तो मतलब ये बात मेरी 100% ये भी करेक्ट होगी कि अगर हम इसे अंधेरे में रखेंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। तो वही बात हुई कि 50 के 50 ग्रो नहीं किए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज आ गई है, तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट जो है वो 100% करेक्ट है। तो मैथ्स के टूल्स एंड टेक्निक्स भी जो है बायो के अंदर जरूरी है। नाउ डिस्कस इट्स डेफिनेशन। कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उनको हमने समझना है मैथ्स के टेक्निक्स और टूल्स को यूज करते हुए। टू एनालाइज, एनालाइज मीन जांचना, जैसे मैं ये परसेंटेज निकाल रहा था सारी चीजें, तो हम एनालाइज कर रहे हैं एक्चुअली। टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जो हमारे पास डाटा आता है उसको एनालाइज करने के लिए बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसको मैथ्स के जो है रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर ब्रांच बायो मैथमेटिक्स। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज बायोजियोग्राफी। अब पहले हम ये समझते हैं कि भाई जो बायोजियोग्राफी है ये है क्या। तो इसमें बायो तो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, जियोग्राफी का मतलब क्या है बेटा, जो वर्ड जियो है, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन राइटिंग, लिखना, ड्रॉ करना, ठीक है। यहां पे कह सकते हैं ग्राफ, ग्राफ मीन ड्रॉ करना, राइट। इसका मतलब दुनिया के बारे में लिखना, दुनिया का नक्शा बनाना, दुनिया के बारे में कोई ना कोई चीज लिखना, उसके बारे में स्टडी करना, अर्थ के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी। मतलब दुनिया के बारे में जो नॉलेज है कि मौसम कैसा है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर मौसम कैसा है, इंडिया के अंदर मौसम कैसा है, वहां की आबो हवा कैसी है, वहां पे बारिश कितनी होती है, पहाड़ी इलाके कैसे हैं, वहां पे जो है कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, मतलब दुनिया के बारे में लिखना, दुनिया के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी, राइट। दुनिया के बारे में जो नॉलेज है। अब उसके साथ हमने वर्ड लगा दिया है बायो, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही है। अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्चुअली हम ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूं कि जैसे बर्फानी जो इलाके हैं जहां पे बर्फबारी होती रहती है, तो वहां पे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, कैसी स्पीशीज पाई जाती है एनिमल्स। जो ठंडे इलाके हैं, जो गर्म इलाके हैं, वहां पे कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो एक्चुअली हम बायोजियोग्राफी के अंदर दुनिया के बारे में ही लिखते हैं, लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे कि कौन से इलाके में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब ये क्यों जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल वो एनिमल जो बर्फानी इलाके में रहते हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं, तो बेटा उनकी जिल्द बहुत ज्यादा मोटी होती है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, देखें ना इनकी जो स्किन है वो कितनी मोटी है, ऐसी है ताकि ये ठंड से बच सके, बिल्कुल ऐसे जैसे इन्होंने जैकेट पहनी हुई है, ठीक है। देखिए इसकी स्किन कितनी मोटी है। तो हमें अगर पता है कि अगर ये पता चल जाए कि फॉर एग्जाम्पल ये रिच है और ये बर्फानी इलाके में रहता है, तो हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता चल लेंगी कि इसकी जिल्द बहुत मोटी होगी और इसके पास ये एबिलिटी क्या है कि वो ठंड के अंदर रह सकता है। तो जब हमें
इलाके का पता चलता है तो वहां पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की खसूसियात भी पता चलना शुरू हो जाती है। तो दैट्स व्हाई हम बायोजियोग्राफी जो है वो डिस्कस करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस, अकरेंस मीन पाए जाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कहां डिस्ट्रीब्यूट है, और डिफरेंट स्पीशी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो जियोग्राफिकल रीजन हैं, डिफरेंट इलाके हैं, उनके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो पाई जाती है। इसके नॉलेज को हम क्या नाम देते हैं? बायोजियोग्राफी। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। कहते हैं जो हमारे पास रीजन है, जो इलाका है, उसकी जो खसूसियात हैं वो हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी खसूसियात हमें पता चलना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ठंडा इलाका है, ठीक है, बर्फ वाला इलाका है जहां पे बर्फबारी होती रहती है, तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी होगी। ठीक है, दूसरी, वो ठंड को बर्दाश्त करने की एबिलिटी रखते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ हमें प्रॉपर्टीज जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी अगर हम बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोजियोग्राफी में हम यही बात देखेंगे कौन से इलाके में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इस टाइप के नॉलेज को क्या बोलते हैं? बायोजियोग्राफी। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए हमें जियोग्राफी का नॉलेज भी चाहिए, दुनिया का भी नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए। ओके ओके, लास्ट ब्रांच हमारे पास है, दैट इज बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिंपल सी ब्रांच है। इकोनॉमिक्स मीन होता है रिलेटेड टू रिसोर्सेज, प्रोडक्शन एंड मनी। मतलब पैसे के लिहाज से जो हम स्टडी करते हैं कि चीज की कितनी पैदावार हो रही है, उस पर कितना खर्चा आ रहा है और उसका कितना बेनिफिट हमें मिल रहा है। ये जो पैसों से रिलेटेड बात होती है, सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स क्या है? बेटा देखिए, हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको जो है गंदम नजर आ रही है, प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, तो फार्मर्स जो है इन पे खर्चा भी करते हैं, उनकी कोई ना कोई कॉस्ट आती है, कॉस्ट प्राइस आती है, फिर वो उसको सेल करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस आती है। तो वो जहरी सी बात है, वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो कोई ना कोई उनको प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए ना। तो वो प्रॉफिट किस तरह जनरेट करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, और क्या ये फायदेमंद है कि वो गंदम उगाए या राइस ग्रो करे या वो कपास की जो है वो फसल लगाए? तो वो एक्चुअली किसका सहारा लेते हैं? इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं। इकोनॉमिक्स के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं और ये चीज चेक करते हैं कि हमें कौन से मौसम में कौन सी चीज ग्रो करनी चाहिए और किसका हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेम इस तरह एनिमल्स को अगर पालना है, ठीक है, कि हमने जो है छोटे जानवर को जो है उनको पालना है, ठीक है, ताकि उनको बेचे और ज्यादा पैसा जनरेट हो सके, या बड़े जानवर को पालना है, उसका दूध बेचना है, उसका गोश्त बेचना है, कुछ भी है, तो मतलब सारी चीजें किससे लिंक कर रही है? पैसे से लिंक कर रही है। तो अगर हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म को, दैट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। ओके, इट्स डेफिनेशन इज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस पैसे से रिलेटेड जो है बात हमने करनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड, पैदावार, यील्ड मीन पैदावार, ऑफ द वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉस कैन बी डिटरमाइंड। कहते हैं हम क्या करेंगे कि कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फसल है, हमने गंदम उगाई, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, उस पर खर्चा कितना हुआ है और उसका हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बायो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, उस पर खर्चा कितना हुआ है और वो चीज सेल कितने की हुई है और हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, उसने फसल उगाई, उस पे उसको फॉर एग्जाम्पल 1 लाख जो है उस पे उसका कॉस्ट प्राइस आई, उसका खर्चा हुआ, और उसने इसको सेल किया है 85,000 की। ठीक है, अब वो देखेगा भाई मुझे तो 15,000 का नुकसान हो गया, तो वो अगली बार जो है गंदम नहीं उगाएगा। ठीक है, वो फसल लगाएगा जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो देखिए उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ छेड़खानी की, उन पे जो है उसने स्टडी की, लेकिन किसके लिहाज से? इकोनॉमिक्स के लिहाज से, पैसे के लिहाज से उसने जो है इन चीजों को की। तो बायो इकोनॉमिक्स जो है फार्मर्स के लिए बड़ी जरूरी है और एक कंट्री के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसी बात है, हमारा मुल्क तो जो है वैसी एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री है, ज़राअत पे सारा इसका इनसार है, फैक्ट्रीज तो इतनी है नहीं हमारे मुल्क के अंदर, तो हम वही चीज जो है वो ग्रो करना चाहेंगे जिनका हमें प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो। So this is all about interdisciplinary sciences. Thank you so much for listening me and please don't forget to subscribe my channel. अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो।